स्पेस एक्सप्लोरेशन एक लंबे समय से जारी है और जिसकी बदौलत हम स्पेस, इसमें मौजूद बॉडीज और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। इस सब को जानने में हमारे साथ ही रहे हैं टेलीस्कोप्स। हालांकि इन टेलीस्कोप्स के बनने के भी कई हजार सालों पहले से हम एक खास स्पेस बॉडी को देखते आए हैं और जो आज भी हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस का पहला मेन टारगेट है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे चांद की। चांद के एक्सप्लोरेशन एक लंबे समय से जारी है, जिसमें टेलीस्कोप्स, रोबोटिक मिशंस और ऑर्बिटर्स अपना अलग अलग रोल निभा रहे हैं। हम इंसानों ने चांद पर भी अपने कदम रखे हैं, इसके बावजूद भी चांद के रहस्य आज भी हमारे लिए सुलझ नहीं पाए हैं। चांद के इन्हीं रहस्यों की लिस्ट में अभी कुछ नया जुड़ा है, जिसे चाइना के Yutu-2 रोवर ने खोजा है। ये वही रोवर है जिसने पहले चांद पर एक हट के जैसे स्ट्रक्चर और एक जेली के जैसे मटेरियल की खोज की थी। अभी इस रोवर ने हाल ही में चांद पर इसकी रूखी सूखी बेजान बंजर जमीन पर कुछ स्फेरिकल कांच जैसी ट्रांसपेरेंट बॉल्स को खोजा है और जो चांद की डार्क साइड पर हमारे द्वारा खोजी गई अपनी तरह की पहली ऑब्जेक्ट्स हैं। चांद पर कांच का मिलना कुछ नया नहीं है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इसे पहले Yutu-2 रोवर और नासा के अपोलो 16 मिशन दोनों के दौरान ही खोजा गया था, लेकिन इस बार इसे खास बनाने वाली चीज है इसका एक स्फीयर के आकार में होना। चांद पर ग्लास का बनना कोई नई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा पायरोजीन और फेल्डस्पार के रैपिडली यानी एकदम से सुपर हीट होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी चांद पर भरमार है। चांद के पास्ट में इस पे वॉल्कनिज्म काफी कॉमन था और जिस वजह से इस पे वॉल्केनिक ग्लास की फॉर्मेशन भी काफी कॉमन थी। इसी के साथ चांद पर हुई लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट या उसके बाद टकराए मेटियोर्स की वजह से भी हीट काफी ज्यादा मात्रा में चांद पर जनरेट होती थी और इसी हीट से चांद पर ग्लास की फॉर्मेशन भी हुई होगी। लेकिन उस सिंपल ग्लास से हाल ही में मिले स्फीयर तक की प्रोसेस कैसी है, इसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। इस नई स्टडी को अंजाम देने वाले जियोंग जियों, जो कि सन याटसन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में एक प्लेनेटरी जियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि इन नए स्फीयर्स का मिलना हमारे लिए माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि ऐसा कुछ चांद पर मिलना बेहद यूनिक है। जब इन्हें खोजा गया तब हमारा रोवर इसके पास से गुजर गया था, जिसके कारण इनसे जुड़ा कोई कंपोजिशनल डेटा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन इन ग्लास स्फीयर से जुड़ी एक बात पता चली है कि ये चांद की फार साइड पर बेहद कॉमन है। चांद पर मिले इन ग्लास स्फीयर के जैसे ही स्फीयर्स हमें पृथ्वी पर भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें माइक्रोटेक्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर ये अक्सर हमें मेटेओराइट इम्पैक्ट की जगह के करीब मिलते हैं। इनके फॉर्मेशन को लेकर ये माना जाता है कि जब कोई मेटेओराइट पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की क्रस्ट के कुछ टुकड़े सुपर हीट होते हुए आसमान की ओर उड़ जाते हैं और जिनसे इन ग्लास स्फीयर्स की फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें चांद पर मिले ग्लास स्फीयर्स की, तो ये अपने डायामीटर के मामले में 15 से 25 mm के बीच हैं, जो कि पृथ्वी पर मिलने वाले स्फीयर के मुकाबले में बड़े हैं। हालांकि कुछ छोटे स्फेरिकल ग्लास बॉल्स को अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद के एक इम्पैक्ट क्रेटर के करीब इसकी नियर साइड पर खोजकर इकट्ठा किया गया था और जिनमें से सबसे बड़ा अपने आकार के मामले में 40 mm के पास का था। Yutu-2 द्वारा खोजे गए इन ग्लास स्फीयर को जो बात पृथ्वी के ग्लास स्फीयर की जैसे बनाती है, वो ये है कि इन्हें मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर के पास खोजा गया है। इसी के साथ Yutu-2 ने इन्हें जिस इम्पैक्ट क्रेटर के पास खोजा था वो बेहद नया था, जो इस और इशारा भी करता है कि नए मीटियोराइट इम्पैक्ट से इनकी फॉर्मेशन हुई हो सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये पहले से ही बने हों और चांद की सतह के नीचे दफन हों और जिसे इस मीटियोराइट इम्पैक्ट ने बाहर निकाल फेंका हो। इस नई स्टडी को अंजाम देने वाली टीम का मानना है कि इनकी फॉर्मेशन से जुड़ी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि इनकी फॉर्मेशन वॉल्केनिक ग्लास से मीटियोराइट के टकराने से हुई हो सकती है, जिसके कारण ये तेजी से मेल्ट होकर उन ग्लास स्फीयर में बदल गए होंगे।
जियों का कहना है कि ये इन ल्यूनर ग्लास फेयर को पृथ्वी के ग्लास फेयर के जैसा बना देता है, हालांकि जिसकी कंफर्मेशन इनकी कंपोजिशन की स्टडी के द्वारा ही की जाएगी। इस जैसे ही इन ग्लास बॉल्स को कलेक्ट करने और इनकी कंपोजिशन की स्टडी से वैज्ञानिक हमारे चांद की इम्पैक्ट हिस्ट्री के बारे में बेहतर ढंग से जान पाएंगे और जो हमें चांद के मटेरियल का भी एक बेहतर इंसाइट देगा। अपडेट नंबर 2। फास्ट रेडियो बर्स्ट लाइट की बहुत शॉर्ट फ्लैशेस होती हैं जो कि सेकंड से भी कुछ समय लंबी होती हैं और जिस दौरान वो हमारे सूर्य की पूरी लाइफ टाइम से ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती हैं। 2007 में इन्हें पहली बार खोजे जाने के बाद से ही वैज्ञानिक इन्हें समझने में कामयाब नहीं रहे हैं और जिस वजह से हम इनके बारे में बहुत कम जान पाए हैं। हाल ही में पब्लिश हुए एक पेपर में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम जहां इनकी मिस्ट्रीज को सुलझाने के एक कदम करीब आई है, वहीं उन्होंने इनसे जुड़े एक नए रहस्य को भी खोजा है। इन वैज्ञानिकों ने 2020 के जनवरी में एक रिपीटिंग बर्स्ट के सोर्स की हाई प्रिसीजन मेजरमेंट्स ली जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के ग्रेट बियर की डायरेक्शन से आ रही थी। इस स्टडी के लीड ऑथर फ्रेंच क्रिस्टन कहते हैं कि वो इस रेडियो बर्स्ट के सोर्स को खोजना चाहते थे, इसीलिए हमने कई टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल से इसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। जब उन्होंने सारे डेटा को एनालाइज किया तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि ये रेडियो फ्लैशेस एक ऐसे सोर्स से आ रही थी जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इस बर्स्ट के सोर्स को एक करीबी स्पाइरल गैलेक्सी M81 से आता पाया जो कि हमसे 12 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जो इसे हमारे द्वारा खोजा गया सबसे करीबी FRB सोर्स बना देता है। इस नई स्टडी के वैज्ञानिकों ने पाया कि उस FRB का सोर्स पुराने सितारों के एक डेंस क्लस्टर, जिसे ग्लोबल क्लस्टर भी कहा जाता है, उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा था। नीमो कहते हैं कि एक ग्लोबुलर क्लस्टर से इन फास्ट रेडियो बर्स्ट को खोजना एक बेहद खास बात है, क्योंकि इन ग्लोबुलर क्लस्टर के सितारे अक्सर बेहद पुराने रहते हैं। अभी तक इन फास्ट रेडियो बर्स्ट को ऐसी जगहों के करीब ही पाया गया था जहां पर अक्सर नए सितारे रहते हैं। कई FRBs को नए और मैसिव सितारों से घिरा पाया गया, जो कि कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सितारों का एक्सप्लोजन बेहद कॉमन है और जो पीछे बेहद मैग्नेटाइज रेमिनेंट मैग्नेटार को छोड़ता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक की अपनी रिसर्च से ये पता लगाया था कि इन FRBs के पीछे हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार या कहे तो मैग्नेटार्स का हाथ हो सकता है। इस नई स्टडी के टीम मेंबर जेसन हैसल का कहना है कि मैग्नेटार से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काफी नए और चमकीले होते हैं, ना कि किसी तरह के पुराने सितारों से घिरे हुए। अगर हम सच में एक मैग्नेटार को इस नई रिसर्च में देख रहे हैं तो वो इस ग्लोबुलर क्लस्टर में किसी तरह से भी नए सितारों से बना नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन फास्ट रेडियो बर्स्ट का सोर्स कुछ ऐसा हो सकता है जिसे पहले भी प्रेडिक्ट किया गया हो, लेकिन जिसे खोजा या देखा ना गया हो। उनका कहना है कि ये एक ऐसा मैग्नेटार हो सकता है जो कि किसी विशालकाय व्हाइट ड्वार्फ के खुद में कोलैप्स करने से बना होगा। फ्रेंच कहते हैं सितारों के एक टाइट क्लस्टर में बहुत कुछ अजीबोगरीब हो सकता है। उनका कहना है कि हमारे सूर्य जैसे सितारे अपने अंत के साथ एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएंगे और किसी क्लस्टर में मौजूद इस तरह के सितारे अक्सर बाइनरी पेयर में रहते हैं। उस क्लस्टर के दसियों हजार सितारों में कुछ सितारे एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा व्हाइट ड्वार्फ बाकियों के मटेरियल को अपने अंदर खींचने लगता है। अगर ऐसा कोई व्हाइट ड्वार्फ काफी ज्यादा मास को इकट्ठा कर ले तो वो एक डेंस न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है। ये एक रेयर घटना है, लेकिन एंशिएंट सितारों के ग्लोबुलर क्लस्टर में FRB को बनाने का ये सिंपलेस्ट वे है। हालांकि ये अभी थ्योरी ही है, इसकी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन या इसी जैसे और FRB सोर्स की फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस हमारी मदद ये जानने में करेंगे कि क्या वाकई में ये किसी अनयूजुअल मैग्नेटार से बनाए जा रहे हैं। इस नई स्टडी के रिसर्चर्स की स्टडी अभी भी जारी है और जिसके फर्दर खोजें हमें आने वाले फ्यूचर में पता चलेंगे।
यही थी दोनों एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।